जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज एमपी जी के एमपी पुलिस के लिए, ठीक है, एमपी जी की सीरीज़ करवाते करवाते वही याद हो गया। एमपी पुलिस के लिए स्पेशली साइंस की सीरीज़ चलाई जा रही है जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करेगी। ठीक है, ये पूरी साइंस की सीरीज़ बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। स्पेशली हमने ये मध्य प्रदेश वालों के लिए बनाया है, लेकिन आपके जितने भी एमपी के एग्जाम आएंगे जिसमें भी साइंस आने वाला है, ठीक है, जिसमें भी साइंस सेक्शन आएगा उस सब के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। ठीक है, चलिए आज की वीडियो कुछ चंद लाइनों से स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आपको भी ये देखना है। ठीक है, आपके पास ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास सारी सुविधाएं हैं तो ही आप अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, जोश है, जुनून है, तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल को पाकर ही मानेंगे। ठीक है, तब जब तक आप उस मंजिल को नहीं पाएंगे तब तक आप बिल्कुल भी दम नहीं लेंगे, एक भी रेस्ट आपको नहीं लेना है। ठीक है, आपके पास ऐसा जरूरी नहीं कि जिसके पास सुविधा, आप खुद देखते होंगे कई लोगों के पास कितनी सारी सुविधाएं होती है फिर भी वो उस मंजिल को, या अगर डेडिकेशन है तभी वो पाता, चाहे वो लेट पाए चाहे वो जल्दी पाए, ये तभी पा पाएगा जब उसके अंदर डेडिकेशन है। लेकिन एक जिसके पास सुविधाओं की बहुत सारी कमी होती है लेकिन उसके अंदर डेडिकेशन भरपूर होता है, जोश जुनून भरपूर होता है, बहुत अच्छे से मेहनत करता है, तो वो अचीवमेंट को प्राप्त करता है। तो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से स्क्वाड्स का भी मतलब था। अभी चलते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम आपको स्टार्ट करवाते हैं सारी चीज़ें। चलिए, और याद रखिए अगर आप चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी एमपी पुलिस के डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, ठीक इसी प्रकार से जो डेडिकेशन है वो जितने भी एमपी पुलिस के स्टूडेंट हैं वो सब के सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत सारी स्टडी मटेरियल मिलेगी, सारी चीज़ें हमने पूरा एमपी जी के कवर करवा दिया। यहाँ पर जरूर जाकर देखिए, एमपी जी के की पूरी 26 सीरीज़ हैं, पूरा एमपी जी के उसमें कवर हो गया। पेपर में आपको डेफिनेटली वहीं से सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके बाद अभी हम आपके लिए साइंस सीरीज प्रोवाइड करें, पूरे साइंस के जितने भी क्वेश्चन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा कराएगा। देखिए, तो यहां पर समझिए फर्स्ट क्वेश्चन, और मतलब पूरा चीज़ें क्लियर करा देंगे, आप उसके लिए चिंता मत करें। एस्ट्रोजन अंडाशय है तो टेस्टोन क्या? तो ये तो आप चाहो तो इसको रीजनिंग में डाल दो, चाहो तो साइंस में डाल दो, लेकिन आप खुद भी जानते हो रीजनिंग का क्वेश्चन है। एस्ट्रोजन अंडाशय तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? तो अगर एस्ट्रोजन अंडाशय से रिलेशन करता है तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? वृषण से। याद रखिए किससे संबंधित होता है? वृषण से संबंधित हो। अब ये वृषण क्या होता है? ठीक है, तो आपने देखा होगा पुरुष में पाए जाने वाले जो अंग होते हैं उसमें वृषण आएगा, महिलाओं में प्रजनन के लिए अंडाशय होता है, उसी प्रकार से पुरुषों के जो अंग होते हैं प्रजनन अंग में जो आता है वो वृषण आता है। वृषणों की संख्या कितनी होती है? आपने देखा होगा जो वृषण होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, 2 वृषण होते हैं। आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट बताएंगे, वो बाद में, पहले एग्जाम में आने वाली चीज बताएं। फैक्ट बाद में बताएंगे, पहले एग्जाम में आने वाली सब इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बता दें। देखो, आपसे पूछा जाएगा अंडाशय किस में पाया जाता है, बोलना महिलाओं में पाया जाएगा। पूछेगा वृषण किस में पाया जाता है, तो बोलना पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, वृषण से क्या निकलेगा? टेस्टोन। अंडाशय में क्या पाया जाएगा? एस्ट्रोजन। ठीक है, उसको अंडाशय को क्या बोलते हैं? ओवेरी बोलते हैं। ठीक है, अंडाशय से ओवेरी बोलेंगे, इसी से निकलेगा अंडाणु। इससे क्या निकलेगा? अंडाणु निकलेगा। तो ये अच्छे से याद रखिए कि अंडाशय में क्या पाया जाएगा? अंडाणु। ठीक है, अंडाणु। और वृषण में क्या पाया जाएगा? शुक्राणु। मतलब पूछेगा कि शुक्राणु किसका पार्ट है, मतलब पुरुषों में आएगा कि महिलाओं में? तो आपको बोलना महिलाओं में अंडाशय होता है तो अंडाणु, और पुरुषों में पाया जाएगा शुक्राणु। ठीक है, और महिलाओं से निकलने वाला हार्मोन्स कौन कौन से पेपर में आते हैं? तो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स महिलाओं से निकलता है। उसके बाद प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन नामक हार्मोन्स भी महिलाओं से ही निकलता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, दोनों के दोनों हार्मोन्स महिलाओं से संबंधित है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स को ना फीमेल हार्मोन्स के भी नाम से जाना जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को किसके नाम से जाना जाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को पुरुष हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको ये सारी चीजें हो गई। वृषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? तो वृषण को इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टीज। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, वृषण को बोलते हैं टेस्टीज, है ना, टेस्टकाइल बोलते हैं, टेस्टीज बोलते हैं, ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और क्या पूछता है मादा जनन अंग से? तो मादा जनन अंग से पूछा जाता है फिलोपियन ट्यूब किस में पाई जाती है? तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है, फिलोपियन ट्यूब किस में पाई जाती है? महिलाओं में। ठीक है, फिलोपियन ट्यूब, ग्रुप डी में तो इसके बहुत क्वेश्चन आए थे। ठीक है, फिलोपियन ट्यूब किस में पाई जाती है? तो महिलाओं का जनन अंग है, वो भी आपको याद होना चाहिए। और हम आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें, आपने सुना होगा गर्भ निरोधक गोलियां। ठीक है, तो पूछा जाता है कि गर्भ निरोधक गोलियां में क्या होता है? ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियां किसकी बनी होती है? तो याद रखना है गर्भ निरोधक, ठीक है, निरोधक जो गोलियां होती है महिलाओं में कौन कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो अब देखिए गर्भ निरोधक गोलियों में क्या होता है, तो याद रखिएगा बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है। गर्भ निरोधक गोलियों में एस्ट्रोजन, एस्ट्रो कैसे लिखेंगे? जो ऊपर लिखा वैसे लिखेंगे, एस्ट्रोजन और
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन का व्युत्क्रम, के योग का व्युत्क्रम, के योग का व्युत्क्रम या का व्युत्क्रम बस कर लीजिए, है ना। प्रोजेस्ट्रॉन और लिखा है ना, देखिए ऑप्शन में आया था या और दोनों आया था, तो और लगाना है और, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, या भी था ऑप्शन में, कहीं जल्दीबाजी में गलत ना कर देते। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का व्युत्क्रम, ठीक है, का व्युत्क्रम होता है। इसमें जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है इसमें क्या पाया जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का व्युत्क्रम पाया जाता है। रेसिप्रोकल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एजेस्ट्रॉन अवेलेबल होता है उसमें, ठीक है। अच्छी तरह से याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा सर, आप बताए थे वृषण का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो देखिए वृषणों की संख्या पुरुष में होती है, टेस्टिस इसका नाम रहेगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, टेस्टिस, ठीक है, इसे, ठीक है, इसको टेस्टिस बोला जाएगा। अब टेस्टिस का मतलब सर, मतलब आपने बताया टेस्टिस, तो देखिए टेस्टिस क्या होती है, दो टेस्टिस होती है, पुरुषों में दो टेस्टिस पाई जाती है। कभी आप मेडिकल में जाते हैं ना, कभी आप मेडिकल में जाते हैं, जो बॉयज़ लोग हैं, ठीक है, जितने पुरुष लोग हैं वो मेडिकल में जाते हैं, तो उनके टेस्टिस चेक किए जाते हैं कि अगर जिनका मेडिकल वाला एग्जाम है, ठीक है, ऑफिसर ए ग्रेड में तो ज़्यादा मेडिकल में इसमें ज़्यादा इशू नहीं होता है, लेकिन जिसमें मेडिकल का इशू होता है, रेलवे में अगर आप जाते हैं तो मेडिकल इशू होता है, आर्मी में, डिफेंस में, कहीं पर भी जाते हैं तो अगर जब टेस्ट्रोन चेक किए जाते हैं, अरे सॉरी, वृषण मतलब टेस्टिस जब चेक किए जाते हैं तो दोनों के दोनों होने चाहिए। अब दो नहीं होते हैं, कईयों के में एक होते हैं, ठीक है, जो टेस्टिस होता है कईयों में एक होता है, तो जिनके में एक टेस्टिस है तो इससे क्या होता है, कोई लॉस है क्या, हाँ बिल्कुल थोड़ा बहुत इफेक्ट है। ये ऐसा नहीं कि इनको कोई रोग है, जिनके पास एक टेस्टिस, ऐसा नहीं कि उनको कोई रोग है या कुछ परेशानी है, कुछ भी नहीं होगा उनको, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, वो ये माना जाता है, जो साइंटिफिक है, जो मेडिकली प्रूफ्ड है, वो ये माना जाता है कि जिनके पास एक टेस्टिस है या जिनकी टेस्टिसों की संख्या एक होती है, इनमें क्षमता कम होती है। इनके में क्या होती है, इनके दो टेस्टिस वालों से इनकी क्षमता कम होती है, मतलब ये अगर हैवी वर्क करेंगे तो इनको शायद प्रॉब्लम जा सकती है। तो ऐसा मतलब माना जाता है, मतलब मेडिकली अनफिट माना जाता है इसे, कि मतलब जिनके पास एक टेस्टिस रहेगी, दो टेस्टिस वालों, मतलब एक वो ह्यूमन, मतलब नॉर्मल ह्यूमन है एक प्रकार से, मतलब नॉर्मल ह्यूमन तो दोनों ही है, लेकिन हम बता रहे हैं जिनके में एक टेस्टिस रहेगा वो क्या रहेगा, उसमें थोड़ी सी क्षमता इनसे कंपैरिजन में कम रहेगी, ठीक है। इसीलिए वहां पर एक टेस्टिस वालों को अनफिट मान लिया जाता है कि भाई आपके अंदर क्षमता की कमी हो सकती है। जरूरी नहीं कि कमी हो गया आपने, फिर आज के समय तो ऐसा होता है कि बस जो जुनून होना चाहिए सभी चीज़ें करेंगे, लेकिन होता है ना, जिस तरह से आप जानते हैं, ये तो जिस तरह से आप जानते हैं कि क्या महिलाएं सिलेक्शन ही लेती हैं, लेकिन उनका वजन आप जानते हैं ना कि 50 ग्राम, जो फीमेल होती हैं, फीमेल का मस्तिष्क का वजन मेल के मस्तिष्क के वजन से 50 ग्राम कम होता है, ये तो आप जानते हैं ना। तो क्यों भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई मतलब कम होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो लोग वो रहते हैं क्या कम, नहीं बिल्कुल नहीं। आप खुद देखते हो आज के समय में तो हर जगह महिला सक्सेस है, लेकिन नहीं, जो प्रूव्ड है, जो चीज़ें हैं, जैसा माना जाता है वो हम फैक्ट आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो मेडिकल में भी ये चीज़ें देखी जाती है, और क्यों देखी जाती है ये भी शायद आपके मन में कभी ना कभी डाउट आया होगा, तो बस हमारा कर्तव्य था आपको बता देना, हमने बता दिया, ठीक है। अच्छी तरह से याद रखिएगा। और जितने, वो तो खैर एक रोचक बातें थी जो अलग है, ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बात है जो आप मेडिकल के टाइम पीरियड में आपको जरूरत पड़ेगी उसके लिए, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाली चीजें हैं। और ऐसा नहीं कि ये नहीं आएगा, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है भाई, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत चीज नहीं है। ये जितने भी फैक्ट बताए थे सब IMP, और ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, नरम मिट्टी से निर्मित निपटान योग्य कप कुल्हड़ों, ठीक है, मेन कुल्हड़। आपने देखा होगा कि कुल्हड़ पर जब आप चाय पीने जाते होंगे तो इस तरह का क्या रहता था, इस तरह का मिट्टी का कप रहता था, उस पर आप चाय को डालकर उसको पीते रहे, फिर वहाँ पर अगर डस्टबिन रहती रही तो वहीं पर फेंक देते रहे, फोड़ देते रहे, जो भी करना था कर देते रहे। तो मतलब ये मिट्टी का जो बर्तन होता था इसको आप कुल्हड़ों के नाम से जानते रहे। तो नरम मिट्टी से निर्मित निपटान योग्य कप कुल्हड़ों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। आखिर क्यों नहीं करते हैं, आखिर इन कुल्हड़ों का हम भी खुद भी बोलते हैं कि भाई इससे किसानों को लाभान्वित होगा, मिट्टी के काम करने वालों को लाभ मिलेगा, ऐसा सब बोलते हैं, तो आखिर इनको प्रोत्साहन क्यों नहीं दिया जाता है। तो इसका जो मेन कारण है वो ये कारण है कि कुल्हड़ से जो है ना, कुल्हड़ मिट्टी से बनाए जाते हैं। ये कुल्हड़ आपके जो आपने पिया होगा, कभी कॉफी पीते होगे, ठीक है, तो इनके कुल्हड़ यूज किए जाते हैं। तो जनरली अगर इसका प्रोत्साहन ज़्यादा हो जाएगा तो उर्वरक मिट्टी का ह्रास होगा। इससे क्या किया जाएगा, उर्वरक मिट्टी को खोदा जाएगा, इसका प्रोड्यूस किया जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत स्टॉक में, जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो बहुत, तो मिट्टी का क्षय होगा, मिट्टी का क्षय होगा, मिट्टी का यहाँ पर यूज होगा, और इसको रिसाइकल के लिए मतलब उस तरह से उर्वरकता नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो इससे मिट्टियों का क्षरण होगा, मिट्टियों की कमी होगी। मिट्टी का यूज बहुत सारी जगह होता है, घर बनाने के लिए, अन्य मतलब कारखानों में बहुत सारी जगह यूज होता है, तो इससे मिट्टी का लॉस होगा। सबसे मेन रीजन ये है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या दे रहा है कि उन्हें बड़े पैमाने पर बनाने से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का नुकसान होगा, क्योंकि उसको तो चिकनी मिट्टी से बनाओगे ना आप। तो देखिए यहाँ पर उन्हें बड़े पैमाने पर अगर बनाओगे तो मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का नुकसान होगा।
और उसके लिए उतनी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं था, बस उतना इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित है? तो देखो कैसे याद करना कि ज़्यादा पी लिया तो पी लेगा, बोलते नहीं कि ज़्यादा पिएगा तो लीवर ही खराब हो जाएगा, तो पी लिया तो लीवर खराब होगा। क्या बोलना? पी लिया तो लीवर खराब होगा, ज़्यादा पी लिया तो लीवर खराब हो जाएगा। तो ऐसे याद रखेंगे कि जो पीलिया होता है उससे क्या होता है? लीवर खराब होता है, यकृत खराब होता है। अच्छी तरह से याद रखिएगा, पीलिया से क्या इफेक्ट होता है? यकृत पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। और क्या क्या चीज़ें होती हैं वो बता देते हैं। देखिए पीलिया को ही ना आप जॉन्डिस के नाम से जानते हो। ठीक है, पीलिया को ही आप जॉन्डिस के नाम से जानते हो, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है? पीलिया में आपके आंखों का रंग, शरीर का रंग पीला होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? पीलिया किस प्रकार की बीमारी, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये एक वायरस जनक बीमारी है। ठीक है, वायरस की पूरी कोडिंग आपको बताई गई है, वो अच्छी तरह से याद रखना। वायरस से होने वाले रोग याद रखना। कौन सा रोग किस अंग को प्रभावित करता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अभी समझते हैं पीलिया के बारे में। पीलिया को जॉन्डिस के नाम से जाना जाता है। इससे शरीर का रंग पीला होता है। आखिर ये पीला कैसे होता है? वायरस जनित बीमारी, ये भी आपको बता दिए। देखो इसका जो रंग होता है पीला होता है किसके कारण? तो याद रखना ठीक है, बिलिरुबिन किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण, बिलिरुबिन नामक के कारण। ठीक है, बिलिरुबिन नामक रंग के कारण, मतलब शरीर में पाया जाएगा। ठीक है, कि ज़्यादा हो जाने के कारण से, बिलिरुबिन जो नामक रंग है इसके ज़्यादा हो जाने से, रंग के ज़्यादा हो जाने से हमारी बॉडी में येलो रंग ज़्यादा हो जाता है। ये कहाँ बढ़ जाता है? बिलिरुबिन कहाँ बढ़ जाता है? खून में ना इसका मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो इस कारण क्या होता है? पीला रंग पड़ जाता है। इसी को हिंदी में क्या बोला जाता है? पित्तरंजक। ठीक है, इसी को बोला जाता है पित्तरंजक। तो दोनों तरीके से नाम याद रखना, बिलिरुबिन और पित्तरंजक दोनों ही नाम है, इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाने से होता है। देखिए पीलिया को संस्कृत भाषा में, कई बार पेपर में आ जाएगा। ठीक है, कई बार पेपर में जाएगा, पीलिया को संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं? तो पीलिया को संस्कृत भाषा में बोला जाता है कमाला। अभी कमाला क्या होता है? तो कमाला का जो शाब्दिक अर्थ है ना, कमाला का शाब्दिक अर्थ होता है एक ऐसी बीमारी जो सभी इच्छाओं का नष्ट कर दे। एक ऐसी बीमारी जो सभी इच्छाओं का नष्ट कर दे, उसको बोलते हैं कमाला। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखेंगे, संस्कृत में पीलिया को कमाला कहा जाता है। कमाला का अर्थ क्या होता है? एक ऐसी बीमारी जो सभी इच्छाओं को नष्ट कर दे। इसका कारण क्या होता है सर? पीलिया का कारण बहुत सारे रहेंगे। गंदा पानी पी लेना, ठीक है, गंदा पानी पी लेना, गंदा भोजन कर लेना, ठीक है, शराब ज़्यादा पीना, ठीक है, शराब ज़्यादा पीना, मलेरिया, कई बार होता है कि मलेरिया जिसको होता है, टाइफाइड जिसको होता है, उसको पीलिया होने के कारण भी ज़्यादा हो जाता है कि पीलिया भी हो सकता है इसको। इसके बाद अधिक अगर आप जंक फूड खाते हो तो भी ये चीज़ें हो सकती है, मतलब बहुत सारे रीज़न है। ठीक है, जंक फूड खाते हो तो भी इसमें चीज़ें हो सकती है, मतलब गंदा मत खाओ, गंदा मत पियो, और उसके बाद शराब से दूर रहो। अब इस क्वेश्चन को देखें, निम्न में से कौन सा एक सुनामी होने की संभावना होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनामी होने की संभावना होती है? तो अधोजल भूकंप। ठीक है, जब जल से भूकंप आता है उससे होती है सुनामी। ठीक है, तो अच्छी तरह से याद रखिएगा कि जिस तरह से भूकंप आपने सुना होगा, एक सुना होगा भूकंप, तो भूकंप क्या होता है? जब पृथ्वी पर हलचल होती है, जब पृथ्वी पर हलचल होती है, जब जमीन पर हलचल होती है, ऐसा बोल सकते हैं अपन कि जब जमीन हिलती है तो क्या होता है? हलचल होती है, तो उसी जब जमीन हिलती है तो उसको अपन भूकंप बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से समुद्र के अंदर, इसी प्रकार से क्या होता है? समुद्र के अंदर जो नीचे चट्टानें होती, नीचे जो परत होती, नीचे जो जमीन होती समुद्र के, यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है, यहाँ पर हलचल होती, यहाँ पर भूकंप आता है, मतलब भूकंप ना बोल करके विस्फोट बोल सकते हैं। तो ज्वालामुखी हलचल, विस्फोट और भी ऐसे अन्य कारण होंगे। इसके हलचल के कारण यहाँ से पड़ेगी, फिर पानी की जो लहरें वो इतनी तेज जाएगी कि जो भी बंदरगाह, जो भी वहाँ पर टापू होगा, जो भी टप वो होगा, उस पर इतनी तेज लहर मारेगी उफान मार करके, तो इसी को क्या बोलते हैं? क्या? सुनामी। अब सुनामी से आने वाला क्वेश्चन क्या होता है? तो आप जनरली सुनामी को क्या याद रखोगे? तो बोलना समुद्र की जमीन पर हलचल। ठीक है, समुद्री जमीन पर जो हलचल होती है भूकंपों के कारण या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, उससे सुनामी का पैदा होती है। ठीक है, सुनामी पैदा होती है, लहर मारेगी बहुत तेज और बहुत बंदरगाहों को वो करेगी, आगे तक जाएगी। ठीक है, अब यहाँ समझाते हैं आखिर सुनामी से आने वाले सारे क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, तो पहले बात समझ गए आप, सुनामी होती क्या है? समुद्र के अंदर जो जमीन होती है वहां पर जो भूकंप आता है उसी को सुनामी कहते हैं। एक प्रकार से आप इसको सरल भाषा में इजी तरीके से समझ सकते हो। अच्छा, सुनामी क्या है सर? सुनामी ना जापानी वर्ड है। अगर आपसे पूछा जाएगा सुनामी क्या है, तो सुनामी एक जापानी वर्ड है। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखोगे। सुनामी क्या होता है? एक प्रकार से बंदरगाह पर उठने वाली जो ऊंची लहर होती है। ठीक है, जो ऊंची लहर होती है ना बंदरगाह पे, कोई भी बंदरगाह पर जो आप देखते हो बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती है, उसको सुनामी कह सकते हो आप। ठीक है, तो अच्छी तरह से याद रखोगे। मतलब कि
इसका जो शाब्दिक अर्थ था उसका मतलब बताएं कि सुनामी जो होती है, सुनामी एक जापानी वर्ड है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बंदरगाह पर उठने वाली ऊंची ऊंची लहरें, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इस पर चलते हैंगे, उसके बाद समझते हैं इसका कारण क्या होता है। तो कारण तो हमने आपको मेनली बता ही दिया है कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उल्का पिंड आकर टकरा जाते हैं, मतलब उल्का पिंड आकर गिर जाएंगे तो भी ऐसा हलचल हो जाती है कई बार, ठीक है। तो सुनामी विस्फोट हो गया, अलावा हो गया, उल्का पिंड हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, ये सारी चीज़ें इसके मेन कारण है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को कहा जाता है मल जल शोधन, अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। अपशिष्ट जल, गंदा जल को बात करें, ठीक है, ऐसा नहीं, क्लोरीनीकरण नहीं कहते, जल प्रदूषण नहीं कहते, विलीनीकरण। क्लोरीनीकरण से ना मतलब गंदगी को नहीं मारते, कीटाणुओं मारते, इससे ना मतलब कि कीटाणुओं को मार सकते हो। जल प्रदूषण तो एक अलग ही हो जाएगा, विलीनीकरण तो कीटाणुओं को मारना, लेकिन इसने बोला गंदे जल को शोधन करना। गंदा जल अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है, इसमें ठोस मिला होता है, द्रव मिला होता है, गैस मिला होता है, बहुत सारे, तो इसको बोलते हैं मल जल शोधन, ठीक है। जो अपशिष्ट जल उपचार प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मल जल शोधन प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। मतलब जो भी जल होगा उसमें से जितना भी मल है उसको निकाल दे, मल का मतलब गंदगी, सारी गंदगियों को निकाल दिया जाए, ठीक है। तो उसी को बोला जाएगा मल जल शोधन, अपशिष्ट जल उपचार मल जल शोधन। इसमें करते हैं क्या है, आपने देखा हो फैक्ट्रीज में कितना गंदा पानी निकलता है, उसको शोधन करने की बहुत सारी स्टेप होती है, उस तरह से उसको शोधन करेंगे, उसको इस तरह से, मतलब कई बार तो मतलब सोचिए उतना गंदा पानी को पीने योग्य बना देते हैं, इतना ज़्यादा मतलब अब साइंस टेक्नोलॉजी ने इतना इंप्रूवमेंट कर लिया, मतलब फैक्ट्रियों से निकलने वाला इतना गंदा पानी उसको तक पीने योग्य बना देते हैं, टैंकों से निकलने वाला इतना गंदा पानी मलबा टाइप का सब रहता है उसको तक पीने योग्य बना देते हैं, इतना ज़्यादा। हालांकि उसको पिया नहीं जाता, कई जगह और यूज़ कर लेंगे, लेकिन फिर भी उसको इतना योग्य बना सकते हैं हम लोग कि पीने योग्य बन जाता है। तो ये आपको मेन अभी क्या याद रखना है कि अपशिष्ट जल उपचार को क्या कहा जाता है, मल जल शोधन, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है, तो आप खुद जानते हैं ये कोई फैक्ट नहीं है, तो आप तुरंत बन जाएगा कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है तो उसके ऊतक खालिस्तान वसा से भर जाता है। तो वशीय ऊतक, ठीक है, उसका जो ऊतक होता है वो फैट से भर जाता है। आप देखते हैं ना किसी को फैट ज़्यादा होता है तो फैट से भर जाता है, वशीय ऊतक से भर जाता है। इसका फायदा भी इसका नुकसान भी है, मेनली इनका लोग फायदा ही बता देते हैं कि भाई जब आपकी चर्बी ज़्यादा रहेगी तो क्या होता है, बाहरी जो वातावरण होता है, टेम्परेचर होता है, उसका आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, उसका ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपको कल को चोट लग जाएगी तो आपके शरीर के अंदर के जो अंग होते हैं उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मतलब फैट जो होना चाहिए एक लेवल तक होना चाहिए, मतलब एक फिट बंदा होना चाहिए, फैट से फिट बनो, ना कि फैटी बन जाओ, एक नंबर का मोटू मोटू बन जाओ, ठीक है। तो मतलब हेल्थ मेंटेन रखना पड़ेगा, वसी चीज़ को कम करना पड़ेगा, ठीक है। इससे काफ़ी साइड इफेक्ट होते हैं और कोशिश क्या करो, फैटी चीज़ों को कम से कम खाया करो। चलिए अब इसको समझते हैं, इस वाले क्वेश्चन को कि क्या बोलते हैं, जब वायु में अल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा खालिस्तान के रूप में मुक्त होती है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारी चीज़ें हम आपको बता दें। दहन सबसे पहले आप देखे होगे अल्कोहल ना, अल्कोहल क्या होता है आपने देखा होगा, अल्कोहल को जब आप जलाते हो तो भी आप आग लग जाती है। आप क्या करते हो, अल्कोहल को जलाते हो तो भी लग जाती है, इसके बाद कभी आप परफ्यूम भी जलाते हो उसमें भी आग लग जाती है। तो आग तो लग जाती है, ठीक है। अल्कोहल दहन सबसे मेन हमको दहन बताना है, दहन बताना है आपको कि दहन क्या होता है। दहन को बोलते हैं कंबशन, क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है कंबशन बोला जाता है। तो दहन होता क्या है कल को, ठीक है। तो दहन याद रखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर आग लगती है तो उसको बोलते हैं दहन। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगेगी दहन। कल को पेपर में इतनी सी बात आ जाएगी कि बताइए दहन क्यों होता है, या फिर दहन जब होगा तो उसमें मुख्य चीज़ से क्या उपस्थित होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, ये वो बहुत सारी। तो आपको याद रखना ऑक्सीजन जब होगा तभी दहन पॉसिबल है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन पॉसिबल है, ठीक है। ये फैक्ट हो गया। अब इसके बाद कल को इंपॉर्टेंट फैक्ट ये पूछ सकता है कि दहन बताइए किस प्रकार की प्रक्रिया है, ठीक है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है कि ऊष्मा शोषी, कल वाली क्लास में हमने आपको बताया था, जिन्होंने नहीं देखा साइंस की क्लास देख लो, ठीक है, बहुत फायदा होगा। आप देखिए पूरा मतलब बेस्ट से बेस्ट हम आपको चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो दहन दो प्रकार की चीज़ होती है, एक होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, एक होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और एक होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। दो प्रकार की आपकी अभिक्रिया होती है, एक होती है ऊष्मा क्षेपी और एक होता है ऊष्मा शोषी, ठीक है। तो हमने आपको बताया था ऊष्मा शोषी में ऊष्मा की कमी होती है, ऊष्मा क्षेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो जो दहन है वो किस प्रकार की प्रक्रिया होगी, तो आपको खुद पता है ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसीलिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये सब फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आते हैं जो पूछा है उस पर चलते हैं। अभी तो एक्स्ट्रा फैक्ट हमने आपको बता दिए। तो अल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा खालिस्तान के रूप में होती है। तो आपको पता है जब दहन होता है तो ऊष्मा और प्रकाश के रूप में होती है। जो दहन होता है उसमें क्या होता है, ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा होती है। केवल ऊष्मा गलत है, केवल प्रकाश गलत है। प्रकाश तथा ध्वनि तो दहन में जरूरी नहीं दहन, हाँ। लेकिन अगर विस्फोट होता, अगर मान लीजिए कल को बोलता है विस्फोट हो रहा है, तो विस्फोट में जनरली क्या होता है, विस्फोट में सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। क्या होता है इसमें, प्रकाश भी दिखेगा, ठीक है, प्रकाश भी दिखेगा। तो प्रकाश तो होगा ही होगा, जब भी दहन होगा प्रकाश और ऊष्मा तो होगी, प्रकाश भी होगी और ऊष्मा भी होगी।
जाएगी, लेकिन विस्फोट पे क्या हो जाएगा, ध्वनि भी आ जाएगी, ठीक है, ध्वनि भी आ जाएगी। तो कल को अगर विस्फोट आ जाता है तो उसमें ध्वनि भी इंक्लूड होगी। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो देखिए, रेगिस्तान में पौधों में जल पानी की किसकी उपस्थिति से कमी होती है, ठीक है, क्या पूछता है, रेगिस्तान में पौधों में जल पानी की किसकी उपस्थिति से कम होता है। तो रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं, रेगिस्तान में देखिए, रेगिस्तान में क्या होते हैं, रेगिस्तान में पहले तो और भी फैक्ट बाद में बताएंगे, पहले रेगिस्तान में जो भी पौधे होते हैं, एक तो उनकी हाइट छोटी होती है, ठीक है, ताकि उनसे पानी जल्दी से जल्दी वाष्पित ना हो, ठीक है। तो रेगिस्तान में पौधों में जल पानी की किसकी उपस्थिति से कम होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि पानी कम होगा, ठीक है। तो क्यूटोकल, इसके अंदर क्या होगा, क्यूटोकल पाए जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, जल पानी की कमी, मतलब पानी की उपस्थिति कम हो जाती है, ठीक है। क्यूटोकल के कारण पानी की कमी कम उपस्थित होता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा की सतह के गड्ढे, ठीक है, चंद्रमा की सतह के जो गड्ढे होते हैं, गड्ढे खालिस्तान कहलाते हैं। तो क्या कहलाता है, मतलब खालिस्तान, यहाँ पर खालिस्तान लिखा होगा, डैश 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 होगा, ठीक है। तो चंद्रमा की सतह के गहरे गड्ढे डैश 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 कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, देखा होगा आपने चंद्रमा में, आपने सुना होगा कि चंद्रमा में भी दाग होता है, ठीक है। शेर और शायरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्रमा का दाग, बहुत ज़्यादा रोल किया है, ठीक है। तो चंद्रमा में जो दाग होता है, चंद्रमा में जो बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, चंद्रमा की पृथ्वी से जो चंद्रमा की सतह को अपन देखते हैं, वो केवल एक ही हिस्सा को देख पाते हैं, उसके पीछे का हिस्सा अपनी आंखों को नहीं दिखता। चंद्रमा की केवल सामने के हिस्से को दिखते हैं, इसीलिए बिल्कुल परफेक्ट दिखता है। चंद्रमा के पीछे का हिस्सा अपनी पृथ्वी से नहीं दिख पाता है। तो इसके जो पीछे आपने देखा हो कई बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, ठीक है। तो कई बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। तो ये जो गड्ढे होते हैं इसको बोलते हैं क्रेटर्स। तो याद रखना, चंद्रमा की सतह पर जो गहरे गड्ढे होते हैं इसको बोलते हैं क्रेटर्स, ठीक है। तो क्रेटर्स, ये बहुत सारी उल्कापिंड टकरा जाने से, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के कारण से क्रेटर्स का निर्माण हो जाता है, मतलब गहरे गहरे गड्ढों का निर्माण हो जाता है। तो क्या ये चंद्रमा पर की सतह पर ही पाए जाते हैं क्या, ठीक है। क्रेटर्स जो होते हैं चंद्रमा की सतह पर ही पाए जाते हैं गहरे गड्ढे। तो आपको याद रखना, जो गहरे गड्ढे होते हैं चंद्रमा पर उसको क्रेटर्स बोलते हैं। नहीं, ये पृथ्वी पे भी कई जगह पर क्रेटर्स पाए जाते हैं। जिस तरह अपने जो आपको याद रहेगा तुरंत वो हम बता दे रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो लूनर झील है ना, महाराष्ट्र की जो लूनर झील है वो भी एक प्रकार का क्रेटर्स है। पहले वहां पर क्या हुआ, महाराष्ट्र की लूनर झील में उल्कापिंड आकर गिर गए होंगे, तो वहां पर क्रेटर्स का मतलब गड्ढे का निर्माण हो गया। जब गड्ढा हो गया वहां पर, तो वहां पर फिर पानी भर गया, तो पानी भर जाएगा तो झील बन जाएगा, ठीक है। तो पानी के कारण वहां पर झील, तो मेन क्या होता है, हम बताना चाहते हैं कि वो क्रेटर्स के तो लूनर झील बन गई है, अभी के समय तो वो लूनर झील हो गई, लेकिन वो भी एक क्रेटर्स का ही एग्जांपल है। तो आप अच्छी तरह से याद रख सकते हो कि जैसे चंद्रमा पर गहरे गड्ढे होते हैं उसको भी क्रेटर्स बोलते हैं, ठीक इस प्रकार से पृथ्वी भी पाए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमने आपको एक तो बता दिया कि महाराष्ट्र में जो लूनर झील है वो भी एक क्रेटर्स का ही उदाहरण है। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, इसके बारे में भी सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में जो ऊर्जा, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र सभी को मालूम होता है, वहाँ पर क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है कि नाभिकीय संलयन, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है दोनों में, ठीक है। तो आप याद रखिए कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में रिएक्टर यूज होते हैं, वो नाभिकीय विखंडन यूज होता है। नाभिकीय संलयन बड़ा डेंजर है, ये बहुत डेंजर प्रोसेस है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन होता है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में, नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय संलयन डेंजर है। आप इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन से रिलेटेड चीजें पूछा जाता है कि नाभिकीय विखंडन किसमें होगा, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, थोड़ा कम डेंजर होता है, और नाभिकीय संलयन ज्यादा डेंजर होता है। ये होता है सूरज में जो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो किस कारण होता है, नाभिकीय संलयन, ठीक है। सूरज में नाभिकीय संलयन होता है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। नाभिकीय विखंडन परमाणु बम में होता है। अगर बमों की बात की जाएगी तो पूछा जाएगा कौन से बम में नाभिकीय विखंडन होगा, तो परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होगा। पूछा जाएगा नाभिकीय संलयन किस में होगा, तो सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रोसेस होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन बम, ठीक है। तो अब समझ गए कि कौन सा बम ज्यादा डेंजर होगा, परमाणु बम की हाइड्रोजन बम। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन बम ज्यादा डेंजर होगा। परमाणु बम में होता है नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम में होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन और किस में होता है, तो सूरज में होता है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको अच्छी तरह से याद रखें। अब चलिए ये क्वेश्चन, ये देखिए पिछले पोस्ट साइड में भी था, इसीलिए प्रीवियस ईयर कर लेने का यही फायदा होता है और आगे भी आने वाली चीजें आपसे बनेगी, ठीक है। एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आपके बीच न्यूनतम दूरी, ये अभी लास्ट में किया था, फिर आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। इस नेक्स्ट सेट में भी आपको वही क्वेश्चन देखने को मिल गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी अपनी ह्यूमंस आई है, ठीक है, जो भी अपनी ह्यूमंस आई है ना, इससे जो बुक की दूरी है, ठीक है, इससे जो बुक की दूरी है ये कम से कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए, तभी आपको अच्छे से दिखेगा, आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही कारण होता है कि कई बार आपको मोबाइल से ज्यादा इफेक्ट होने लगता है, क्योंकि मोबाइल आप इतने क्लोज रखकर चलाते हो कि इस मोबाइल से आपकी आंखों में इफेक्ट पड़ जाता है। आपको क्या करना है, कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, तभी आपको परफेक्ट उस चीज को दिखेगा और आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको
लीजिए आंसर आपका 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। बुक्स और आपकी जो आंखों के बीच की दूरी होनी चाहिए कम से कम 25 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या पूछा है, मॉसिस ब्रायोफाइट्स होते हैं। तो देखिए ब्रायोफाइट्स क्या है, पहले ब्रायोफाइट्स अलग है। ब्रायोफाइट्स का मतलब बता देते हैं, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग है ना, ये क्या होता है, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग है ब्रायोफाइट्स, ठीक है। सबसे मेन फैक्ट तो ये याद रखिए कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा जो वर्ग है वो ब्रायोफाइट्स है। अब इसके बारे में और क्या बता दें, इसमें ना वास्तविक संवहन ऊतक नहीं पाया जाता। इसमें क्या होता है, जो वास्तविक संवहन ऊतक है वो नहीं पाया जाता। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि इसमें वास्तविक संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है बायोफाइट्स में। इसके बाद और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में बता दें, बायोफाइट्स के एग्जांपल बता दें। बायोफाइट्स के जो एग्जांपल है, सबसे पहले तो ये है मॉसिस जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसके एग्जांपल में क्या हो जाएगा, मॉसिस हो जाएगा, ठीक है। मॉसिस भी बायोफाइट्स का एग्जांपल है। हार्नवर्ट, ठीक है, हार्नवर्ट भी बायोफाइट्स का एग्जांपल है। लीवरवर्ट क्या हो जाएगा, लीवरवर्ट भी बायोफाइट्स का ही एग्जांपल है। तो ये सारे एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपके आ सकते हैं। उसके बाद हम आपको बता दें कि लेकिन ये ह्यूमंस के लिए बायोफाइट जो होगा वो ह्यूमन के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है, ठीक है, नॉट यूजफुल, ह्यूमन के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है। ये सारे प्लांट्स उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार से ना शैवाल के रूप में होते हैं, मतलब शैवाल, इसको ना बीच में रखा गया, इसको बीच वाली श्रेणी में रखा है। ऐसा नहीं कि शैवाल और मतलब पूरी तरह शैवाल नहीं, लेकिन उसी के थोड़ा अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं, बताते हैं कि इसका जो आंसर है कि मॉसिस बायोफाइट्स होते हैं जो इससे पहचाने जाते हैं, किससे, प्रभावी गैमेटोफैटिक। गैमेटोफैटिक क्या अवस्था होती है, गैमेटोफैटिक का मतलब होता है, गैमेटोफैटिक वो होते हैं जो थोड़े से चपटे होते हैं और इनकी जो पृष्ठधारी होती है, पृष्ठ पर क्या बना होता है, धार बना होता है। तो पृष्ठधारी जो होती है ये चपटे होते हैं और पृष्ठधारी होती है, उनको बोलते हैं गैमेटोफैटिक। तो याद रखा, मॉसिस बायोफाइट्स होते हैं, इसकी पहचान किससे करते हैं, प्रभावी गैमेटोफैटिक होते हैं, मतलब चपटे होंगे ये पौधे और पृष्ठधारी, उनके जो पृष्ठ होंगे उस पर धार बनी होगी। चलिए अब देखिए मधुमेह के लक्षण से, मधुमेह का लक्षण है, मधुमेह के लक्षण है, मधुमेह के लक्षण क्या है भाई, देख लीजिए सारा मधुमेह के लक्षण, पूरा क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखे हैं क्या, चलो ठीक है, हो गया कि मधुमेह का लक्षण पूछा होगा, मधुमेह के लक्षण है। तो मधुमेह के लक्षण क्या है, तो मधुमेह के लक्षण में क्या होता है वो देखते हैं। पहले ये ऑप्शन अलग होगा, कि पहला ऑप्शन है कम पेशाब आना, ठीक है, पेशाब ना आना, पहला ऑप्शन है कम पेशाब आना, दूसरा ऑप्शन होगा पेशाब ना आना, तीसरा ऑप्शन आपका क्या होगा, भूख और थकान लगना, भूख लगना और थकान लगना, और फिर बार बार पेशाब आना और असामान्य प्यास लगना। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, जो मधुमेह का, डायबिटीज़ का जो लक्षण होगा, मधुमेह या डायबिटीज़ का जो लक्षण होगा वो क्या होगा, बार बार पेशाब आती है, उसमें बार बार आपको पेशाब लगेगी और असामान्य प्यास, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। तब ऐसा नहीं कि एक ही बार में, वो कभी कभी हो जाता है, लेकिन ऐसा मतलब इसका जो मेन लक्षण है वो इस तरह के कि बार बार पेशाब आना और असामान्य प्यास लगना क्या होता है कि ये मधुमेह का लक्षण कहलाते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन था ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये है, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही आंसर होगा। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं, मधुमेह के बारे में आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बता देते हैं, जितने भी मधुमेह से क्वेश्चन आ सकता है वो सब के सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए मधुमेह से सबसे मेन फैक्ट आता है कि ये किसकी कमी से होता है, तो याद रखिएगा इंसुलिन की कमी से। ये किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी जब हो जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है। पहला फैक्ट तो ये हो जाएगा। इसके बाद क्या याद रखना है आपको, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, बीटा कोशिकाओं से, इसका क्या होता है, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बच्चे नहीं याद रखते हैं, ठीक है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ये अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय, ये इंसुलिन नामक हार्मोन्स कहाँ निकलेगा, ठीक है, तो अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय याद रखिएगा, अग्नाशय, ठीक है, तो अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा यहाँ पर अग्नाशय, ठीक है, पैनक्रियाज जिसको बोलेंगे पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं से, बीटा सेल से, पैनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं से ये इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलेगा, ठीक है, इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्त्राव होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट, बीटा कोशिकाओं इंपॉर्टेंट है वो अच्छी तरह से याद रखना। इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, पूछा जाता है डायबिटीज डे कब बनाया जाता है, तो डायबिटीज डे बनाया जाता है 14 नवंबर को, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको अच्छी तरह से याद रखना कि डायबिटीज डे कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को। अब क्या पूछा है, एक पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं वो क्या कहलाता है, उभयलिंगी। हालांकि कॉमन सेंस है, हिंदी मीडियम वाले तुरंत समझ जाते हैं कि उभयलिंग मतलब उभयचर, मतलब जो हर जगह चरता हो, मतलब जल थल और वायु सब में जा सके वो उभय हो जाएगा, ठीक है। उभय का मतलब हर जगह लेना, उभयनिष्ठ, उभय का मतलब कॉमन होना, ठीक है, तो वही चीज है। तो उभयलिंगी मतलब जो कॉमन हो, कॉमन जिसका लिंग हो, है ना, पुरुष और स्त्री दोनों का लिंग रखता हो उसे बोला जाएगा। तो एक पुष्प
जिसमें क्या होते हैं, नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। इसका उदाहरण देखो, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे आपने देखा हो कुम्हड़ा, कुम्हड़ा भी ना इसका अच्छा उदाहरण, आपने सुना होगा कुम्हड़ा, कुम्हड़ा भी इसका अच्छा उदाहरण है। आपने सुना होगा खीरा, ककड़ी जैसा होता है ना, खीरा अलग होता है, ककड़ी अलग होती है, तो खीरा और कुम्हड़ा ये भी इसके उभयलिंगी पुष्प के अच्छे उदाहरण है जो आप अच्छी तरह से याद रख सकते हो। निम्न में से एक आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसके लिए तो ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। शहरों का वनीकरण, सूखा, भूकंप, बाढ़, तो ये देख लीजिए सूखा, भूकंप, बाढ़, यहाँ पर समझ लीजिए सारी चीजें। तो यहाँ पर देखिए सूखा ये भी क्या है, प्राकृतिक आपदा, अपन नहीं लाते, अपने आप आता है, ठीक है। भूकंप जो रहेगा ये भी एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा, हालांकि इसके कारण अपन है लेकिन इसके लाने का वो नहीं कि अपन लाते हैं, लेकिन कारण एक प्रकार से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपन ही है, मानव ही है, ठीक है। सूखा आ जाना, भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये सब प्राकृतिक आपदा है, इसको प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत रखा। लेकिन यहां देखिए शहरों के लिए वनोन्मूलन, मतलब आप क्या करते हो, शहरीकरण के लिए वनोन्मूलन, आपके घर, आपका पूरा गांव है, गांव को शहर बनाना चाहते हो, तो यहां पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ लगे, कितनी हरियाली है, ठीक है, मतलब इतना ज्यादा सारी चीजें, कितना नाश करते हैं, बहुत गलत बात है, ठीक है। तो इतना पूरे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, यहां पर आपको शहर बनाना, शहर के लिए आपने इस पूरे पेड़ को काटा और उस पूरे शहर को सिटी में डेवलप कर दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दिया। मतलब मेन काम यह है कि शहरीकरण करने के लिए आप जो वनों की कटाई करते हो, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये कारण आप खुद बनाते हो, इसकी उत्पत्ति आप खुद करते हो, तो ये सारी चीजें, चलिए, तो वो प्राकृतिक आपदा में नहीं आता। चलिए ये पूरी वीडियो कवर हो गई, सेकंड वीडियो, ठीक है। ये डेली वीडियो आपको सुबह 6 बजे अवेलेबल करवा दी जाती है, आप जरूर वहां से देख सकते हैं, डेली सुबह 6 बजे आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी साइंस की वीडियो। अच्छी तरह से देखिए, खूब अच्छे से नोट्स बनाइए, जो भी आपकी डाउट्स, क्वेरी, जो भी है चीजें बताइए हमें, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, मतलब इस पूरे के पूरे क्वेश्चन एमपी पुलिस के पूछे हुए क्वेश्चन है जिसको हम एक साथ कलेक्शन करके रखते हैं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आपने अगर अभी तक एमपी जीके का सीरीज नहीं देखी तो एमपी जीके की सारी सीरीज देख लीजिए, बहुत ज़्यादा यूजफुल है एमपी पुलिस वालों के लिए। और हमने मैथ्स के अलग अलग चीज़ें बनाए हैं, मैथ्स की चीज़ें देखिए जितनी भी, अगर आपने अब तक नहीं देखी प्लेलिस्ट जाइए देखिए, वहाँ पर जो भी आपके प्रॉफिट वाली चीज़ है, वो जितनी भी एमपी जीके की शॉर्ट ट्रिक, एमपी जीके की शॉर्ट ट्रिक बनाए हैं, ट्रिकी जीके बनाए हैं, वो जाकर देख लीजिए। और उसके बाद और भी ऐसे अदर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो भी आईएमपी फैक्ट है, उन सब की ट्रिक हमने अवेलेबल कराई है, वो सभी भी आप जाकर जरूर देख सकते हैं। चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।